दूसरा फीचर ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डिमॉन्स्ट्रेशन हिस्टोसाइटोसिस एक्स बॉडीज़ की, या फिर हम कह सकते हैं बर्बेक ग्रेन्यूल्स की, वो हमें मिलती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इन ग्रेन्यूल्स की डिमॉन्स्ट्रेशन। तो ये असल में क्या होता है, ये असल में ना रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी ना डायलेटेड टेनिस रैकेट की तरह की टर्मिनल एंड होती हैं। अब इनका फंक्शन तो नहीं पता, लेकिन ये अराइज कर सकती हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की वजह से। जो किसकी एंडोसाइटोसिस हो रही है? लैंगरिन की। लैंगरिन क्या है? ये एक ह्यूमन एपिडर्मल सेल का में पाया जाता है एक प्रोटीन है, ठीक है, जो इन बर्बेरिक ग्रेन्यूल की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। लैंगरिन प्रोटीन है ये एक ह्यूमन एपिडर्मल सेल प्रोटीन। तो इसकी जो है ना रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी, जिसकी वजह से उसको डायलेटेड टेनिस रैकेट लाइक अपीयरेंस मिलेगी और ये हमें ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। तो आगे बात कर रहा है, अब 3 जो डिसऑर्डर्स हैं इस ग्रुप में आगे ब्रीफली कंसीडर हुए। सबसे पहला है यूजेनोफिलिक ग्रेन्युलोमा। यूनिफोकल ग्रेन्युलोमा बहुत कॉमन है, यूनिफोकल की बात हो रही है, 60% है। देन द मल्टीफोकल वाली वेराइटीज़ की निस्बत, जो कि हैंड स्कूलर क्रिस्टन डिजीज़ में होता है मल्टीफोकल वाला, उसकी निस्बत यूनिफोकल वाला ज़्यादा कॉमन है। ये वाला हम आगे पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं इसमें बच्चे होते हैं और यंग एडल्ट होते हैं। प्रीडोमिनेंटली ये मेल्स में होता है। कंडीशन जो है ना ये कॉमनली प्रेजेंट करती है सॉलिटरी ऑस्टियोलाइटिक लेजन होती है फीमर में, स्कल, वर्टिब्री, रिब्स, पेल्विस, ठीक है, ऑस्टियोलाइटिक होगी। डायग्नोसिस इसकी जो है उसमें हमें बायोप्सी की ज़रूरत होती है ऑफ द लाइटिक बोन लेजन, उसकी हमने बायोप्सी करनी होगी। माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो लेजन में हमें लार्जली क्लोजली पैक्ड एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोफेजेस मिलेंगे, जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ यूजेनोफिल्स के साथ एडमिक्स्ड होंगे वो मैक्रोफेजेस। अब अगर हम फिगर भी देखें 14.29, इसमें ये लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस की पिक्चर है। देखिए यूजेनोफिलिक ग्रेन्युलोमा दिखाया गया है। यहाँ पे बोन बायोप्सी शो कर रही है प्रेजेंस ऑफ इनफिल्ट्रेट बाय द कलेक्शन ऑफ हिस्टोसाइट्स, ठीक है, ये सारे हिस्टोसाइट्स हैं जिनमें वेजिकुलर न्यूक्लियाई एडमिक्स्ड हैं विथ, यानी इन हिस्टोसाइट्स के अंदर ये वेजिकुलर न्यूक्लियाई हैं और ये हिस्टोसाइट्स जो है यूजेनोफिल्स के साथ एडमिक्स्ड हुए हुए हैं। ठीक हो गया, ये है लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस। उसके बाद कह रहा है कि मैक्रोफेजेस में ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट पाए जाएंगे या फिर कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे ब्राउन पिगमेंट के, जो इंडिकेटिव है कि इन्होंने कोई फेगोसाइटिक एक्टिविटी की है। अब कुछ मल्टी न्यूक्लिएट मैक्रोफेजेस भी हमें मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। साइटोप्लाज्म इन मैक्रोफेजेस का जो है उनमें रॉड शेप की इंक्लूजन होंगे, जिनको हम हिस्टोसाइटोसिस एक्स बॉडीज़ कहते हैं, या बर्बेक ग्रेन्यूल्स, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मिलेंगी। देखिए ये देखिए इसमें मल्टी न्यूक्लिएट मैक्रोफेज दिखाया गया है। क्लिनिकली जो है ना यूनिफोकल यूजिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा एक बिनाइन डिसऑर्डर है। बोनी लेजन जो है वो एसिम्टोमेटिक ही रहती है जब तक कि इरोजन ना हो जाए बोन की और वो पेन कॉज करवाए या फ्रैक्चर करवा दे। स्पॉन्टेनियस फाइब्रोसिस या फिर हीलिंग होगी कुछ केसेस में, जबकि बाकी जो केसेस हैं उनमें हमें क्यूरेटिव या रेडियोथेरेपी करनी होगी। अगला है हैंड स्कूलर क्रिस्टन डिजीज़। अब ये जो डिज़ीज़ है ये ट्रायड होती है जो फीचर्स का, जिनमें एक तो है मल्टीफोकल बोनी डिफेक्ट्स होंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीफोकल, वहाँ यूनिफोकल था। दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस होगी और तीसरा एक्सोप्थेल्मोस। तो ये ट्रायड जो है इसको हम कहते हैं हैंड स्कूलर क्रिस्टन डिजीज़। अब ये जो डिज़ीज़ है ये डेवलप बच्चों में करती है जो कि 5 साल की कम के उम्र के होते हैं, ठीक है। मल्टीफोकल जो लाइटिक बोनी लेजन्स हैं वो किसी भी जगह पे डेवलप कर सकती हैं। आंखों में ऑर्बिटल यानी सॉरी लेजन्स होंगी ऑर्बिट में, तो वो एक्सोप्थेल्मोस करवाएंगी, जबकि अगर हाइपोथैलेमस की लेजन हो जाएंगी तो वो डायबिटीज़ इंसिपिडस करवा रही हैं। अब मल्टीपल स्फेरिकल लेजन्स लंग्स में भी फ्रीक्वेंटली हमें मिलेंगी। हाफ ऑफ द पेशेंट जो है ना उनके लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक हो गया। अब माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो ये लेजन जो होती है ना वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, हम नहीं कर पाते फ्रॉम द यूनिफोकल लेजन ऑफ द यूजिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा से जो ऊपर पड़ा। ठीक है। क्लिनिकली जब देखेंगे तो जो बच्चे हैं उनको बुखार फ्रीक्वेंटली होगा, स्किन पे लेजन्स होंगी, उनको रिकरेंट निमोनाइटिस होगा और बाकी इन्फेक्शन होंगे। दो ये कंडीशन बिनाइन है लेकिन ये ज़्यादा डिसेबलिंग है देन द यूनिफोकल वाली की निस्बत, बहुत ज़्यादा डिसेबलिंग है। और लेजन जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाएगी या फिर इसको कीमोथेरेपी या रेडिएशन की ज़रूरत होगी। ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं लेटरल सीवियर डिजीज़। लेटरल सीवियर डिजीज़ जो है ये अक्यूट
डाइसेमिनेटेड फॉर्म है लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस की ही, ठीक है, उसी की ही अक्यूट डाइसेमिनेटेड फॉर्म है जो कि इन्फेंट्स में होती है और बच्चों में जो 2 साल की उम्र के कम के होते हैं उनमें, ठीक है। तो अब ये डिजीज़ जो है इसमें हमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिलेगी, लिम्फेडिनोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अनीमिया, ल्यूकोपिनिया। और ये जनरलाइज्ड इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है टिश्यू मैक्रोफेजेस का वेरियस ऑर्गन्स में। जब माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो इन्वॉल्व जो ऑर्गन्स होंगे उनमें एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रोफेजेस मिलेंगे जो कि पिलियोमॉर्फिक होंगे और उन मैक्रोफेजेस में न्यूक्लियर ए टाइपिया मौजूद होगा। साइटोप्लाज्म जो है इन सेल्स का उनमें वैक्यूल्स भी होंगे और रॉड शेप के हिस्टियोसाइटोसिस एक्स बॉडीज जो हमने पढ़ी टेनिस रैकेट जैसी, ठीक है, वो भी होंगी। क्लिनिकली जो बच्चे होते हैं उनमें वही बुखार होगा, स्किन के रैश होगा, वेट लॉस होगा, अनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे, लिवर स्प्लीन वगैरह भी इनलार्ज हो जाएंगे। सिस्टिक जो बोनी लेजन्स हैं वो स्कल में बहुत अपेरेंट होंगी, पेल्विस में भी सिस्टिक बोनी लेजन और लॉन्ग बोन्स में भी। इंटेंस कीमोथेरेपी है वही जो है वो कंट्रोल कर सकती है लेटरल सीवियर डिजीज़ को, लेकिन इंटर करंट इन्फेक्शन जो है ना उसके फैटल आउटकम होते हैं मैनी केसेस में। कंडीशन जो है ना इसको करंटली रिगार्ड किया गया है एज अनयूजुअल फॉर्म ऑफ मेलिग्नेंट लिम्फोमा, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे जो कि है स्प्लीन। स्प्लीन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो स्प्लीन बहुत ही लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है बॉडी का। अंडर नॉर्मल कंडीशन हमारा एवरेज वेट जो है ना स्प्लीन का वो 150 ग्राम होता है एडल्ट का। नॉर्मली ऑर्गन ये प्रोटेक्ट हुआ है अच्छी तरह से 9th 10th और 11th रिब से अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में। सरफेस स्प्लीन का हमारे जो है वो कवर हुआ है पेरिटोनियम के साथ और उसके नीचे जो है वो ऑर्गन जो है ना वो खुद इनशीथ हुआ है कैप्सूल के साथ। कैप्सूल अब जो है वो एक्सटेंड करेगा कनेक्टिव टिश्यू की तरफ, मतलब वो कैप्सूल ही जो है वो एक्सटेंड करेगा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक ट्रेबिक्युला बनाएगा, उसी ऑर्गन के पल्प के अंदर ही चला जाएगा, ठीक है, और सर्व करता है एक सपोर्टिव नेटवर्क की तरह। ब्लड जो है वो स्प्लीन में आता है स्प्लेनिक आर्टरी की मदद से जो डिवाइड करती है ब्रांचेस में और फिर पेनिट्रेट करती है स्प्लीन को इन्हीं ट्रेबिकुला में से। तो अब इन ट्रेबिकुला में से जो है ना स्मॉल ब्रांचेस अराइज करती हैं, उनको कहते हैं सेंट्रल आर्टीरियोल्स, वो मतलब बाहर निकल रही होती हैं। अब जो ब्लड सेंट्रल आर्टीरियोल्स में है वो एम्प्टी करता है पार्टली स्प्लीनिक वेन्यूल्स में, थोड़ा सा इनमें करेगा और एंड फ्रॉम देयर वो स्प्लीनिक वेन में चला जाएगा। लेकिन लार्जली जो है वो ब्लड जो है वो ज़्यादातर जाएगा वास्कुलर साइनसेस ऑफ द रेड पल्प के अंदर और फिर वहाँ से वो स्प्लीनिक वेनस सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ जाएगा स्प्लेनिक वेन्यूल्स में फिर स्प्लेनिक वेन में, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ब्लड का वास्कुलर साइनसेस में रेड पल्प के और स्प्लेनिक वेनस सिस्टम में जाएगा। अब ग्रॉसली देखें हम स्प्लीन को तो स्प्लीन जो है एक होमोजीनस सॉफ्ट डार्क रेड कलर का मास होता है जिसका इसमें मतलब स्प्लीन में होता है जिसको हम रेड पल्प कहते हैं और लॉन्ग ओवल ग्रे वाइट नोड्यूल्स होती हैं जिनको हम वाइट पल्प कहते हैं या फिर मेल्फिजियन बॉडीज़, ठीक है। वाइट पल्प को ही मेल्फिजियन बॉडीज़ कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो रेड पल्प में क्या होगा, हमें नेटवर्क ऑफ थिन वॉल वाली वीनस साइनसेस मिलेंगी और एडजेसेंट ब्लड स्पेसेस होंगी, ठीक है। रेड पल्प की बात हो रही है। ब्लड स्पेसेस में ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस जो कि एक इन ऐसे कॉर्ड्स में अरेंज्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं स्प्लेनिक कॉर्ड्स या फिर कॉर्ड ऑफ बिलरोथ। स्प्लेनिक कॉर्ड या कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ कहेंगे इनको, ठीक है। इनमें ये मतलब सेल्स अरेंज है। अब वाइट पल्प की बात करें तो वो जो है लिम्फोसाइट्स का बना हुआ है जो कि इसेंट्रिकली मतलब वो लिम्फोसाइट्स जो है ना वो सराउंड कर रहे होंगे इसेंट्रिकली प्लेस जो आर्टीरियोल है उनको, मतलब वो आर्टीरियोल के इर्द गिर्द यूँ रखे हुए होंगे लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इसेंट्रिकली। तो पेरी आर्टीरियोलर जो ये लिम्फोसाइट्स है ना ये कौन से सेल्स होते हैं, ज़्यादातर इनमें टी सेल्स होते हैं, जबकि बाकी जगहों पे लिम्फोसाइट्स में एक जर्मिनल सेंटर होता है जो कि प्रिंसिपली बी सेल्स का कंपोज हुआ होता है और वो सराउंड हुआ होता है डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स के साथ, ठीक है। लेकिन जो पेरी आर्टीरियोल में होंगे वो सिर्फ टी होंगे, लेकिन बाकी जगहों पे बी सेल वाले भी हो सकते हैं लिम्फोसाइट्स। अब स्प्लीन जो है ना वो हमारा एक लिम्फो रेटिकुलर ऑर्गन है जो कि परफॉर्म करता है एटलीस्ट 4 फंक्शन। पहला, एक तो बाकी लिम्फोइड ऑर्गन्स की तरह ये भी
इम्यून सिस्टम का ही ऑर्गन है, जहाँ पे हमारे बी और टी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई करते हैं और वो इम्यून रिस्पॉन्सेस में हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन स्प्लीन का कि ये एक्टिव रोल प्ले करती है इन सिक्वेस्ट्रिंग एंड रिमूविंग द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ब्लड सेल्स, ठीक है, दोनों को रिमूव करती है। तीसरा फंक्शन ये है कि वास्कुलेचर जो है स्प्लीन का, वो हमारे पोर्टल ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहा होता है, इसमें ये पार्ट इसका प्ले करता है। चौथा फंक्शन है कि पैथोलॉजिक कंडीशन में स्प्लीन जो है ना वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस की साइट हो जाती है, यानी यहाँ पे भी ब्लड सेल्स बनते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन में। स्प्लीन जो है वो रेयरली प्राइमरी साइट है डिजीज़ की, मतलब कोई बीमारी होगी तो ये प्राइमरीली स्प्लीन में नहीं होती, क्योंकि ये लार्जेस्ट लिम्फोरेटिकुलर ऑर्गन है, तो ये ज़्यादातर सेकेंडरीली इन्वॉल्व होती है इन वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ में, जो कि मैनिफेस्ट करती हैं कॉमनली एज के उनमें स्प्लीन की इन्लार्जमेंट हो जाती है, यानी स्प्लीनोमेगैली, जो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी कुछ सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट जैसे कि स्प्लीनिक इन्फार्क्ट्स भी होते हैं, क्रोनिक वीनस कंजक्शन ऑफ द स्प्लीन भी होती है, तो ये बाकी चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग डिजीज़ होती हैं, लेकिन स्प्लीन की डिजीज़ ज़्यादातर सेकेंडरीली होती है। सबसे पहली जो है वो स्प्लीनोमेगैली देख लेते हैं। इनलार्जमेंट हो जाए स्प्लीन की तो हमने कहेंगे उसको स्प्लीनोमेगैली। ये वाइड वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स में होता है, जिनमें मतलब सेलुलैरिटी जो है और वास्कुलैरिटी इस ऑर्गन की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ होती है। तो बहुत से कॉजेज़ है जो हैं वो एग्जेजुरेट फॉर्म्स हैं, नॉर्मल एग्जेजरेटेड फॉर्म्स हैं नॉर्मल स्प्लीनिक फंक्शन की। स्प्लीनिक इन्लार्जमेंट जो है ना वो रिजल्ट कर सकती है किसी भी एक पैथोफिजियोलॉजिक मैकेनिज्म के थ्रू, या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से स्प्लीन इनलार्ज हो गई है, कोई डिसऑर्डर इम्यूनो रेगुलेशन हुई है, स्प्लीनिक ब्लड फ्लो अल्टर हुआ है, लिम्फोहेमेटोजेनस मैलिग्नेंसी हो गई है, या फिर कोई एरिथ्रोसाइट्स के साथ कोई एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट वाली डिजीज़ है, स्टोरेज डिजीज़ है, मिसकेलेनियस कॉज हो सकता है। तो बेस करता है उस मैकेनिज्म पे। तो ये जो एब्रीवेटेड लिस्ट है स्प्लीनोमेगैली के कॉजेज़ की, वो टेबल में देख लें। इनमें से बहुत सी जो है कहीं और भी डिस्कस हुई हैं, ये टेबल है, देखें कॉजेज़ हैं स्प्लीनोमेगैली के। सबसे पहले इन्फेक्शन में कौन से इन्फेक्शन स्प्लीनोमेगैली करवाएंगे? मलेरिया, लिशमेनियासिस, टाइफॉइड, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, टीबी, साइफिलिस, वायरल हेपेटाइटिस, एड्स, ठीक है। तो ये सारे इन्फेक्शन। दूसरा, इम्यूनो रेगुलेशन का कोई डिसऑर्डर, जैसे र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, एसएलई, हीमोलाइटिक एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इम्यून न्यूट्रोपेनिया, ठीक है, इम्यून सिस्टम का। तीसरा, अगर स्प्लीनिक ब्लड फ्लो अल्टर हो, कैसे अल्टर होगा? सिरोसिस ऑफ लिवर में, पोर्टल वीन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, जब स्प्लीनिक वीन जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, तो स्प्लीन बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा लिम्फोहेमेटोजेनस मैलिग्नेंसी में, जैसे हॉजकिन डिजीज़, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया, प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर CML, पोलीसाइथीमिया वेरा, माइलोइड मेटाप्लेसिया विथ माइलोफाइब्रोसिस। देन वो डिजीज़ जिनमें एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स हो, थैलेसीमिया हो गया, स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल डिजीज़, ओवेलोसाइटोसिस। स्टोरेज डिजीज़ में गॉशर डिजीज़ और निमेनपेक डिजीज़ में स्प्लीनोमेगैली मिलती है। मिसक्लिनिस में हमें अमाइलोइडोसिस में भी, प्राइमरी एंड मेटास्टेटिक स्प्लीनिक ट्यूमर में स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी, और इडियोपैथिक स्प्लीनोमेगैली भी होती है। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ है जो इंपॉर्टेंट है ऐसे की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो डिग्री ऑफ स्प्लीनोमेगैली होती है वो भी वेरी करती है डिजीज़ एंटिटी के साथ, मतलब कितनी ज़्यादा होगी। अब अगर माइल्ड इन्लार्जमेंट हुई है स्प्लीन की, मतलब थोड़ी बहुत स्प्लीन बड़ी हुई है तकरीबन 5 सेंटीमीटर जितनी, जैसा कि क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ द स्प्लीन में होता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, या अक्यूट मलेरिया में भी थोड़ी बहुत बढ़ती है, टाइफॉइड में भी, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, SLE में भी थोड़ी बहुत, और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, थैलेसीमिया माइनर में। नंबर 2 होता है मॉडरेट इन्लार्जमेंट हो जाए स्प्लीन की, जो कि इतनी बड़ी हो कि अम्बिलाइकस तक आ रही हो। ये हेपेटाइटिस में ऐसा हमें मिलता है, सिरोसिस में, लिम्फोमा, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, हीमोलाइटिक अनीमिया, स्प्लीनिक एब्सेस एंड अमाइलोइडोसिस, ठीक है। नंबर 3 है मैसिव इन्लार्जमेंट हो जाए, यानी अम्बिलाइकस से भी बिलो जा रही है स्प्लीन, तो वो हमें क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में, माइलोइड मेटाप्लेसिया विथ माइलोफाइब्रोसिस, स्टोरेज डिजीज़ में गॉशर निमेनपेक हो गई, थैलेसीमिया मेजर में, क्रोनिक अगर मलेरिया हो वहाँ अक्यूट था, लेशमेनियासिस में, और पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो मैसिव इन्लार्जमेंट मिलेगी हमें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं।
अब माइल्ड टू मॉडरेट जो स्प्लीनोमेगैली है ये वाली, ये दोनों, ये यूजुअली सिम्टम लेस रहती है, जबकि जो ये मैसिव स्प्लीनोमेगैली है इसमें इनलार्ज स्प्लीन जो है वो ड्रैगिंग सेंसेशन, ऐसे हमें लग रहा है कुछ मतलब खिंचाव आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ खींच रही है, इस तरह की सेंसेशन मिलेगी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। स्प्लीन जो है वो पैल्पेबल सिर्फ तभी होती है जब वो इनलार्ज हो जाती है, वैसे ये पैल्पेबल नहीं होती। ग्रॉसली जब हम देखेंगे तो इनलार्ज स्प्लीन जो है हमें हैवी और फर्म मिलेगी, हैवी भी है फर्म भी है, उसका कैप्सूल टेंस होगा और थिकन होगा, ठीक है। ग्रॉसली सेक्शन सरफेस जो होगा ऑर्गन का उसमें हमें प्रोमिनेंट ट्रेबिकुलाई नजर आएंगे। जब माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो साइनोसॉइड्स जो हैं वो हमें डायलेटेड मिलेंगे और उनमें स्प्लेनिक कॉर्ड्स बिल्कुल प्रोमिनेंट होंगी। वाइट पल्प एट्रोफिक होगा, जबकि ट्रेबिकुलाई मोटे मोटे हो जाएंगे, थिकन्ड। लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन जो है ना वो हेमरेजेस कॉज करवा सकती है और गामना कैंडी बॉडीज resulting in fibrocongestive splenomegaly also called as Benty's spleen। समझ आई, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम तक कंजेशन रही तो स्प्लीन में हेमरेज होगी और फाइब्रोकंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, ठीक है, और गामा कैंडी बॉडीज बनेंगी उसमें, ठीक है, और इसको हम कहते हैं बेंटीस स्प्लीन भी कहते हैं, जो ये फाइब्रोकंजेस्टिव स्प्लीन बनेगी ना हेमरेज की वजह से, तो ये इसको नाम दे दिया। दूसरा टॉपिक है स्प्लीनोमेगैली के बाद हाइपरस्प्लीनिज्म। अब हाइपरस्प्लीनिज्म टर्म जो है वो यूज़ की गई है कंडीशंस के लिए जिनमें मतलब जो कॉज करवाएं एक्सेसिव रिमूवल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, यानी एरिथ्रोसाइट्स को जल्दी जल्दी से रिमूव किया जा रहा है, या ग्रेन्युलोसाइट्स को एक्सेसिव रिमूवल, या प्लेटलेट्स का फ्रॉम द सर्कुलेशन। अब मैकेनिज्म जो है एक्सेसिव रिमूवल का वो हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ द सेल्स इन द स्प्लीन बाय अल्टर्ड स्प्लीनिक ब्लड फ्लो और बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव ब्लड सेल्स। या तो स्प्लीन की तरफ ब्लड फ्लो अल्टर हुआ है, या तो एंटीबॉडीज बनी है जो कोई सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, फिर स्प्लीन को रिमूव कर रहा है, तो डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। अब इसके जो क्राइटेरिया है हाइपर स्प्लीनिज्म का वो फॉलोइंग है कि स्प्लीनोमेगैली होगी इसमें, स्प्लीनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द सेल टाइप्स इन द पेरिफेरल ब्लड, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल्स डिस्ट्रॉय हों पेरिफेरल ब्लड में जो अनीमिया करवाएं, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या पैनसाइटोपिनिया, ये भी क्राइटेरिया है। एक तो स्प्लीनोमेगैली हो गया। तीसरा ये कि बोन मेरो की सेलुलैरिटी नॉर्मल रहे या फिर हाइपर प्लास्टिक हो जाए, तो भी हम ये क्राइटेरिया हम कहेंगे हाइपर स्प्लीनिज्म है। नंबर 4, इसके साथ साथ स्प्लीनेक्टोमी जो है अगर वो हम परफॉर्म करें तो उसके जो ब्लड के साइटोपिनिया है उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो दिस इज़ ऑल्सो द क्राइटेरिया। उसके बाद आते हैं हम स्प्लीनेक्टोमी के इफ़ेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इन व्यू ऑफ प्रोमिनेंट रोल ऑफ द नॉर्मल स्प्लीन इन सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड सेल, स्प्लीनेक्टोमी is in a normal individual is followed by significant hematological alteration। वैसे नॉर्मली वो ब्लड सेल की सेक्वेस्ट्रेशन करती है, जब हम स्प्लीन निकाल देते हैं तो हेमाटोलॉजिकल एल्ट्रेशन मिलती है। इसी तरह के हेमाटोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो इंड्यूस करवाए जाते हैं कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे अब ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है किसी को, तो जो रिस्पेक्टिव ब्लड सेल का काउंट है वो बढ़ जाएगा जैसे ही हम स्प्लीनेक्टोमी करेंगे, क्योंकि वो कम हो चुका है तो स्प्लीन निकाल देंगे तो वो सही हो जाता है, इसलिए हम ट्रीटमेंट्स में ये यूज़ करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी मतलब करते हैं। तो ब्लड चेंजेस जो है वो जो आएंगे स्प्लीनेक्टोमी के बाद वो देखते हैं रेड सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें जो है ना टारगेट सेल्स मिलेंगे, इनकी अपीयरेंस होगी ब्लड फिल्म में, ठीक है, टारगेट सेल याद रखना है। हॉवल जॉली बॉडीज़ ये हमें मिलेंगी रेड सेल्स के अंदर, जैसा कि ये जो है ना स्प्लीन इनको क्लियर नहीं कर पाता तो इसलिए हमें ये मिलेंगी। इसके अलावा ऑस्मोटिक फेरेजाइलिटी टेस्ट जो है वो इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस दिखाएगा टू हीमोलाइसिस, ठीक है, हीमोलाइसिस जो है वो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी टू हीमोलाइसिस। इसके अलावा हमें नॉर्मोब्लास्ट की अपीयरेंस भी मिलेगी, तो ये आपको क्राइटेरिया ये मतलब याद होंगे रेड सेल्स में क्या मिलेंगे। उसके बाद वाइट सेल्स की बात करें तो हमें स्प्लीन निकालने के बाद हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी रीचिंग इट्स पीक इन 1 to 2 days आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी, यानी ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाएंगे, तो शिफ्ट आ जाएगी फ्रॉम देयर इज़ अ शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द माइलोइड सेल्स विद द अपीयरेंस ऑफ सम माइलोसाइट्स, ठीक है, माइलोसाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे। प्लेटलेट्स की बात करें तो जब स्प्लीनेक्टोमी करेंगे तो प्लेटलेट का काउंट 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा देन नॉर्मल। देन है नेक्स्ट टॉपिक स्प्लीनिक रप्चर।
मोस्ट कॉमन कॉज स्प्लीन के रप्चर होने का या उसमें लेसरेशन आ जाने का है कि ब्लंट ट्रॉमा हो। ट्रॉमा जो है डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। नॉन ट्रॉमेटिक या स्पॉन्टेनियस रप्चर जो है वो होगा इनलार्ज स्प्लीन में, मतलब वो इनलार्ज है तो उसमें नॉन ट्रॉमेटिक होगा। लेकिन ये कभी भी जो है नॉर्मल स्प्लीन में नहीं होता, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि ट्रॉमा भी नहीं हुआ और स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद रप्चर हो गई है स्प्लीन, तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो ज़रूर इनलार्ज होगी तभी ऐसा हुआ है कि ट्रॉमा भी नहीं हुआ और वो रप्चर हो गई है। तो इसके अलावा कह रहा है कि अक्यूट इन्फेक्शंस में स्प्लीन जो है ना वो 2 से 3 गुना ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं अपने नॉर्मल साइज से। तो अक्यूट स्प्लीनिक इनलार्जमेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं अक्यूट स्प्लीनिक ट्यूमर कह देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा नमूनियाज में होता है, सेप्टिसीमियाज में, अक्यूट एंडोकार्डाइटिस में भी हमें मिलता है। कुछ और कॉजेज़ जो हैं कॉमन स्पॉन्टेनियस स्प्लीनिक रप्चर के, वो है कि स्प्लीनोमेगैली हो जाए किसी क्रोनिक मलेरिया की वजह से, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, टाइफॉइड फीवर, स्प्लीनिक एब्सेस, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, ठीक है। तो स्प्लीन का रप्चर जो है वो एक अक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी होती है। क्यों? क्योंकि रैपिड ब्लड लॉस की वजह से जल्दी जल्दी ब्लड लॉस हो रहा है और हीमोपेरिटोनियम हो रहा है उसके रप्चर की वजह से। कभी कभार जो है ना स्प्लेनिक टिश्यू के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ऑटो ट्रांसप्लांटेड होते हैं विद इन द पेरिटोनियल कैविटी, और वो टाइनी टाइनी स्प्लीन्स बन के वहाँ ग्रो कर रहे होते हैं। जो मतलब जैसे रप्चर हुई, स्प्लीन फट गई है तो उसके जो टाइनी टाइनी स्प्लीन पार्ट्स है ना वो टाइनी स्प्लीन्स बनते जाएंगे और स्प्लीनोसिस हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, वहीं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब आते हैं ट्यूमर्स पे। प्राइमरी ट्यूमर होता है स्प्लीन का, ये बहुत ही रेयर है। ओनली नोटेबल जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो हैं हेमंजियोमास एंड लिम्फेंजियोमा, जबकि एग्जांपल्स प्राइमरी मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ द हेमेटोपोएटिक सिस्टम की हैं हॉजकिंस डिजीज एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हेमेटोपोएटिक ट्यूमर्स जो है ना हमारे स्प्लीन के, जैसा कि एंजियोसार्कोमा, वो भी रेयर है। ये हो गए प्राइमरी ट्यूमर। दूसरे होते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स जो कि लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज़ होते हैं, और ये जो है हेमेटोजेनस डायसेमिनेशन शो करते हैं, यानी ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ठीक है। तो स्प्लीनिक मेटास्टेसिस जो है वो अपीयर करती है एज अ मल्टीपल नोड्यूल। मोस्ट फ्रीक्वेंट जो प्राइमरी साइट है कौन सी है, वो लंग, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कॉलन एंड स्टमक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मेटास्टेसिस की साइट याद रखनी है। रेयरली डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकती है एडजेसेंट मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म की, ठीक है, मतलब किसी एडजेसेंट मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म से भी डायरेक्ट एक्सटेंशन हो सकती है। दैट्स इट, स्प्लीन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे विच इज़ द थाइमस। थाइमस का अब नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स लिम्फो रेटिकुलर ऑर्गन है। वो स्प्लीन बड़ा था, लार्जेस्ट, ये कॉम्प्लेक्स है जो कि मेडिस्टिनम में बरी हुआ होता है, ठीक है, नीचे, मतलब स्ट्रक्चर्स के नीचे लाई कर रहा होता है। तो बर्थ के टाइम पे ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका वज़न 10 से 35 ग्राम होता है, और ये प्यूबर्टी के टाइम पे साइज़ इसका ग्रो करता है, प्यूबर्टी तक मतलब ग्रो करेगा। और उसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद उसकी प्रोग्रेसिव इन्वोल्यूशन हो जाएगी एल्डरली में। अब एडल्ट का जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो वज़न है वो 5 से 10 ग्राम है। देखिए बचपन में जो है वो बर्थ के टाइम 10 से 35, उसके बाद बिल्कुल कम हो गया, इन्वोल्यूशन हो गई, एडल्ट में 5 से 10 हो गया। ग्लैंड जो है वो कंसिस्ट करता है, इसके राइट और लेफ्ट इनकैप्सुलेटेड लोब्स होते हैं जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का जो सेप्टा है ना वो अंदर की तरफ पास करता है कैप्सूल से, और फिर सब डिवाइड करता है लोब को लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स में, ठीक है, वो फिर वो लोब्यूल्स बना देगा। अब जो हिस्टोलॉजिक स्ट्रक्चर है लोब्यूल का, उसमें हमें आउटर कॉर्टेक्स मिलेगा, इनर मेडुला मिलेगा। दोनों कॉर्टेक्स और मेडुला में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, जिनको हम थाइमोसाइट्स भी कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो ये एक ही तरह के होंगे थ्रू आउट द थाइमस ग्लैंड में। ये असल में इलोंगेटेड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस इन सेल्स में होती हैं, मतलब इनकी होती हैं, जो कि नेटवर्क बना रही होती हैं जिनमें थाइमोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मिलेंगे, ठीक है। मतलब एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक ऐसे इनकी प्रोजेक्शन होती हैं जो कि फिर इनमें जो है थाइमोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हमें मिलेंगे। हैसल्स कॉर्पस्कल जो है ये डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर है विद इन द मेड्यूला के अंदर होता है।
ये ओनियन की स्किन लाइक होता है, यानी जैसे ओनियन की स्किन होती है ऐसे कंसेंट्रिकली अरेंज होता है। मतलब ये ओनियन की स्किन की तरह से ऐसे एपिथेलियल सेल ही होते हैं जो ऐसे ओनियन की स्किन की तरह से होते हैं, उनका बना हुआ होता है। और उसमें बीच में हमें सेंट्रल एरिया ऑफ केराटिनाइजेशन मिलेगा। इसको हम कहते हैं हेसल्स कॉर्पस्कल, ठीक है। और ये मेडुला में पाए जाएंगे। उसके बाद है कि थाइमोसाइट्स, एपिथेलियल सेल के बाद थाइमोसाइट्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली हमें कॉर्टेक्स के अंदर मिलेंगे। अब ये जो है इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स ही होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, और मच्योर टी लिम्फोसाइट्स हमें मेड्यूला में मिलेंगे। अब ये दो बातें होंगी, मेच्योर वाले मेड्यूला में, इमेच्योर वाले कॉर्टेक्स में। वेल डेवलप्ड बी सेल लिम्फोइड फॉलिकल्स विद जर्मिनल सेंटर्स जो हैं वो हमें रेयरली मिलेंगे थाइमस ग्लैंड में, रेयरली, नहीं बिल्कुल रेयरली मिलेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन हमारे थाइमस ग्लैंड का क्या है कि वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है टी सेल्स की मदद से, और इसके अलावा थाइमिक हार्मोन्स बनाता है जैसे कि थाइमोपोएटिन हो गया एंड थाइमोसिन अल्फा 1, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसके अलावा थाइमिक लेजन्स की बात करें तो वो एसोसिएटेड होती है डाइवर्स कंडीशंस में, इम्यूनोलॉजिक हो गई, हेमाटोलॉजिक, नियोप्लास्टिक। तो ये ब्रॉडली कैटेगराइज हुई हैं थाइमिक हाइपोप्लेजिया में एंड एजेनेसिस, थाइमिक हाइपरप्लेजिया एंड थाइमोमा। जबकि थाइमिक इन्वॉल्वमेंट जो माइस्थीनिया ग्रेविस में वो हम अगले चैप्टर्स में कहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले थाइमिक हाइपोप्लेजिया और एजेनेसिस देखें। थाइमिक हाइपोप्लेजिया और एजेनेसिस असल में एक्वायर्ड और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है। हाइपोप्लेजिया एक्वायर्ड है, एजेनेसिस कंजेनाइटली होती है, ठीक है, जिसमें ग्लैंड या तो यूजुअली छोटा होता है या फिर एब्सेंट होगा। तो ये कंडीशन वेरियस तरह के हेरिडिटरी प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज हैं जैसे कि डाई जॉर्ज सिंड्रोम, सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड रेटिकुलर डिसजेनेसिस। एक्वायर्ड हाइपोप्लेजिया जो है वो होता है एज एजिंग फिनोमिना की तरह, या फिर ये यंग्स में भी हो सकता है सिवियर स्ट्रेस की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, इरेडिएशन थेरेपी या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने की वजह से यंग्स में भी हो सकता है एक्वायर्ड हाइपोप्लेजिया।